कभी सोचा है कि अपना करियर वो भी एक स्टार्टअप हो सकता है? आज की हमारी चर्चा इसी सोच के इर्द गिर्द घूमेगी और हम ये जानेंगे कि कैसे इस एक आइडिया से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नई दिशा दी जा सकती है। यही सोच इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हमें याद दिलाते हैं कि कुछ बनाने की, कुछ रचने की इच्छा हर इंसान की डीएनए में होती है। मतलब हम सब पैदाइशी एंटरप्रेन्योर हैं। तो एंटरप्रेन्योर होने का मतलब सिर्फ एक कंपनी शुरू करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसका मतलब है अपने करियर को अपना सबसे बड़ा वेंचर मानना। असल में करियर ही वो स्टार्टअप है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस माइंडसेट की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि करियर का वो पारंपरिक रास्ता जिस पर हमारी पिछली पीढ़ियां चली थीं, अब काम नहीं करता। वो एक तरह से टूट चुका है। इसे समझने के लिए एक जाम हुए एस्केलेटर की कल्पना कीजिए। पहले का मॉडल बड़ा सीधा साधा था। एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, वफादार रहे तो कंपनी धीरे धीरे ऊपर ले जाएगी और आखिर में एक सेफ रिटायरमेंट देगी। ये एक भरोसेमंद रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब एम्प्लॉई और कंपनी के बीच का वो पुराना समझौता, वो पैक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। जीवन भर की वफादारी की जगह अब परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ने ले ली है और ग्रोथ की सारी जिम्मेदारी अब कंपनी की नहीं बल्कि सिर्फ हमारी है। आज की हकीकत ये है कि युवा इस एस्केलेटर पर चढ़ नहीं पा रहे, बीच की उम्र वाले लोग बीच में ही अटक गए हैं और ज्यादा उम्र वाले कर्मचारी इससे उतर नहीं पा रहे हैं। हर कोई एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसके पीछे दो बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर काम की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब दुनिया भर के लोग एक ही नौकरी के लिए होड़ में हैं और टेक्नोलॉजी लगातार पुराने स्किल्स को बेकार बना रही है। इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए चलिए दो शहरों की कहानी देखते हैं। ये कहानी है दो अलग-अलग माइंडसेट्स की और उनके बिल्कुल अलग नतीजों की। डिट्रॉइट सिर्फ एक नाकाम शहर की कहानी नहीं है। ये एक समय इनोवेशन का गढ़ हुआ करता था जो अपने रास्ता भटक गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि सफलता मिलने के बाद भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कैसे ग्लोबल पावर हाउस कुछ ही दशकों में खत्म हो गया। 1950s के दशक में दुनिया का सबसे अमीर शहर 2009 तक दिवालिया हो गया। क्यों? क्योंकि वे वक्त के साथ खुद को बदलने में नाकाम रहे। तो गड़बड़ कहाँ हुई? असल में सफलता ने एक घातक आलस को जन्म दिया। उन्होंने कंपटीशन को नजरअंदाज किया, कस्टमर्स की नहीं सुनी और जोखिम लेने से डरने लगे। संक्षेप में कहें तो उनकी एंटरप्रेन्योर वाली जो स्पिरिट थी वो खत्म हो गई। और ये मजाक वहाँ की नौकरशाही को बहुत अच्छे से दिखाता है। तेजी से फैसले लेने की जो एंटरप्रेन्योर वाली सोच थी उसकी जगह कमिटियों ने ले ली थी। लेकिन इस चेतावनी भरी कहानी के दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है। चलिए अब डिट्रॉइट से हटकर उस मॉडल को देखते हैं जो आज की सफलता को चला रहा है, सिलिकॉन वैली। इसका समाधान एक नई सोच में है जो टेक इंडस्ट्री से आई है। इसे कहते हैं परमानेंट बीटा। यह हमेशा सीखते रहने और बेहतर होते रहने का माइंडसेट है। नेटफ्लिक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने डीवीडी मेल करने से शुरुआत की, फिर स्ट्रीमिंग पर आए और अब ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं। उन्होंने लगातार खुद को बदला, जबकि उनके कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर ने ऐसा नहीं किया और खत्म हो गया। तो परमानेंट बीटा का सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि हमारा विकास कभी पूरा नहीं होता। हम हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है जो लगातार सीखने और सुधरने के लिए तैयार है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल सोच है। इससे एक बात साफ होती है, असली जोखिम बदलाव में नहीं बल्कि ठहराव में है। लगातार सीखना ही सच्ची स्टेबिलिटी का एकमात्र रास्ता है। जिस दिन हमने सीखना बंद किया, समझो हम पीछे जाना शुरू हो गए। तो इस माइंडसेट को अपने करियर में आखिर लागू कैसे करें? चलिए कुछ ठोस कदमों पर चलते हैं जिन्हें तुरंत उठाया जा सकता है। ये 4 रणनीतियां एक टूल किट की तरह है। पहला, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप करें, मतलब वो क्या चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। दूसरा, ABZ प्लानिंग का इस्तेमाल करें, जिसमें एक प्लान ए, एक प्लान बी और एक जिंदगी बदलने वाला प्लान जी होता है। तीसरा, असली रिश्ते बनाएं जो मौके पैदा करें। और चौथा, सोचे समझे रिस्क उठाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और यही आज का सबसे जरूरी सबक है।
ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका बदलने के लिए तैयार रहना है। जो लोग खुद को बदलते रहते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, हर किसी का करियर एक स्टार्टअप है। इसे आगे बढ़ाने के लिए अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे बस वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सब कुछ इस एक सोच पर निर्भर करता है कि अपने करियर को नौकरी की तरह नहीं, बल्कि एक स्टार्टअप की तरह देखा जाए। चलिए पता लगाते हैं कि वो एक मजबूत बढ़त कैसे बनाई जाए जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग कर दे। ये सवाल जो कभी बे एरिया के एक बिलबोर्ड पर था, आज की प्रोफेशनल कंपटीशन की कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। मतलब, जब हर कोई क्वालिफाइड लगता है तो कोई सबसे अलग कैसे दिखे? तो इस चुनौती से निपटने के लिए हम इन 4 हिस्सों को समझेंगे। पहले प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर एक नई सोच अपनाएंगे, उसके बाद एक फ्रेमवर्क को समझेंगे और आखिर में वो जगह ढूंढेंगे जहां जीत पक्की हो। चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। ये एक जैसी भीड़ की समस्या। किसी भी अच्छी फील्ड में हायरिंग करने वाले लोग अक्सर एक जैसे दिखने वाले रिज्यूमे और प्रोफाइल से घिर जाते हैं। जब हर कोई एक जैसा ही दिखता है तो अलग दिखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रह जाती, ये करियर के लिए एक ज़रूरत बन जाती है। क्वालिफाइड लोगों की उस भीड़ में अपना काम है उस धुंध को चीरकर बाहर निकलना। और यहीं पर सोच में सबसे बड़ा बदलाव आता है। एक कर्मचारी की तरह सोचना बंद करना होगा और अपने करियर को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना शुरू करना होगा। इसे द स्टार्टअप ऑफ यू कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि करियर को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाए। किसी के टैलेंट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सब उसके प्रोडक्ट्स हैं और इन्हें मार्केट में सही तरीके से पेश करने की जरूरत है। ज़ापोस को ही ले लीजिए। वो जूते बेचते थे, लेकिन उनका असली कंपेटिटिव एज कस्टमर सर्विस थी। 365 दिन की रिटर्न पॉलिसी, फ्री रिटर्न शिपिंग, ये सब करके वो इतने अलग हो गए कि लोग उन्हें भूल ही नहीं पाए। यही वो फर्क है जो एक मजबूत ब्रांड बनाता है। तो सवाल ये है कि ये कैसे किया जाए? अपना खुद का ज़ैपोस जैसा एडवांटेज कैसे बनाया जाए? ये सब 3 मेन टुकड़ों को समझने पर टिका है। ये 3 टुकड़े हैं: अपने एसेट्स, अपने एस्पिरेशंस और मार्केट रियलिटीज। ये कोई अलग अलग हिस्से नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक सफल करियर बनाने के लिए इन तीनों में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। चलिए एसेट्स से शुरू करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड एसेट्स जैसे कैश और स्टॉक्स एक सेफ्टी नेट देते हैं, लेकिन असली करियर को आगे बढ़ाते हैं सॉफ्ट एसेट्स जैसे कि स्किल्स, नेटवर्क और रेपुटेशन। यही वो चीजें हैं जिन्हें असल में बेचा जाता है। असली ताकत इन सॉफ्ट एसेट्स को मिलाने में है। जैसे MIT मीडिया लैब के हेड जोई ईटो को देखिए। अकेले उनके अमेरिका, जापान कनेक्शन या टेक एक्सपीरियंस में शायद कुछ खास नहीं है, लेकिन जब वो इन दोनों को मिला देते हैं तो उन्हें एक यूनिक, पावरफुल एडवांटेज मिलता है। अब चलते हैं पहेली के दूसरे टुकड़े पर, एस्पिरेशंस। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। सच्चा जुनून मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाता है। ये एक ऐसा मोटिवेटर है जो उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है जो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी टुकड़ा, मार्केट की सच्चाई। दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान होने से भी कुछ नहीं होता। अगर उस स्किल के लिए कोई पैसे देने को तैयार नहीं है तो वो करियर नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो क्या होता है जब ये टुकड़े बैलेंस में नहीं होते? मान लीजिए एसेट्स हैं, एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन कोई मार्केट ही नहीं है, तो वो करियर नहीं है, वो एक हॉबी है। मज़ेदार हो सकता है, लेकिन उससे बिल नहीं भरे जा सकते। और दूसरी तरफ अगर ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, लेकिन कोई जुनून या इच्छा नहीं है, तो ये बर्नआउट का सीधा रास्ता है। कुछ समय तक तो चला सकते हैं, लेकिन बिना किसी अंदरूनी मोटिवेशन के आखिर में इंसान थक ही जाएगा, ये लंबा नहीं चल सकता। तो अब हम इन तीनों टुकड़ों को एक साथ कैसे लाएं? यही वो जगह है जहां अपना कंपेटिटिव एरिया मिलता है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ कंपटीशन नहीं किया जाता, बल्कि जीता जाता है। लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन की जर्नी को देखिए। उन्होंने एक एकेडमिक के तौर पर शुरुआत की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो उस तरह का असर नहीं डाल पाएंगे जैसा वो चाहते थे। तो उन्होंने अपने एसेट्स को बदला, टेक में गए और आखिर में एक ऐसी फील्ड ढूंढ ली जहां उनकी फिलॉसफी में दिलचस्पी, टेक्निकल स्किल्स और मार्केट की ज़रूरतें सब एक साथ आ गईं।
सबसे ज़रूरी बात ये है, आपको दुनिया में हर चीज़ में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक खास खेल के मैदान में बेस्ट बनना है। एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहां आपका यूनिक एसेट्स का मिक्स आपको एक नेचुरल एडवांटेज देता हो। लिंक्डइन ने खुद यही किया। जब हर कोई सोशल कनेक्शन पर फोकस कर रहा था, तब लिंक्डइन ने प्रोफेशनल्स के लिए एक अलग जगह बनाई। उन्होंने फोटो शेयरिंग या गेम्स जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उनके मेन मार्केट के काम की नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा एरिया डिफाइन किया जहां वो जीत सकते थे। आखिर में पूरी बात बस इसी पर आकर टिकती है। आपका सच्चा, टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 3 सर्कल्स के बीच की जगह पर मिलता है। जब वो सब कुछ जो आपके पास है, जो आप करना पसंद करते हैं और जिसके लिए दुनिया पैसे देने को तैयार है, सब एक साथ आ जाता है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आप इस खाली जगह को कैसे भरेंगे? आपका जवाब क्या है? उस जवाब को खोजना और उसे साफ साफ बता पाना ही अपने करियर को एक हॉबी से एक कामयाब स्टार्टअप में बदलने की चाबी है। तो आज बात करते हैं करियर प्लानिंग पर, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। एक ऐसा तरीका जो आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट है। कभी सोचा है कि अगर अपने करियर को एक कामयाब स्टार्टअप की तरह चलाया जाए तो कैसा रहेगा? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। करियर को लेकर एक बहुत ही पुरानी, बहुत मशहूर सलाह है, आज उसे थोड़ा चैलेंज करते हैं। पहले एक सवाल बड़ा कॉमन था, आपका पैराशूट किस रंग का है? इसका मतलब होता था कि भाई आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं। पर आज असली सवाल ये नहीं है। आज का सवाल है कि क्या वो पैराशूट आपको बचा भी पाएगा? क्योंकि आज का जो माहौल है ना, वो इतना तूफानी है कि वो पैराशूट कभी भी किसी भी पल तार-तार हो सकता है। असल में बात यह है कि जो पारंपरिक करियर प्लानिंग है ना, वो एक ऐसी दुनिया के लिए बनी थी जो अब रही ही नहीं। हमें हमेशा क्या सिखाया गया कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, एक लंबा चौड़ा प्लान बनाओ और बस उस पर चलते रहो। लेकिन क्या आज की दुनिया में सिर्फ पैशन से काम चलता है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये फर्क देखिए, कितना कमाल का है। पहले का करियर कैसा था? मानो एक शांत झील में नाव चला रहे हों। सब कुछ प्रिडिक्टेबल, रास्ता एकदम साफ, मंजिल तय और सफर बिल्कुल सीधा। लेकिन आज का करियर, उफ, वो एक तूफानी समुंदर जैसा है। हर तरफ से लहरें, कुछ भी तय नहीं, कोई भरोसा नहीं और लगातार बस उथल-पुथल मची हुई है। तो ये जो 10 साल का प्लान वाली फिलॉसफी है ना, इसमें 3 बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत बड़ी। पहली तो ये कि ये मानकर चलती है कि दुनिया बदलने ही नहीं वाली, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी, ये सोचती है कि हमें मतलब 20-22 साल की उम्र में ही एकदम पक्का पता होता है कि हमें जिंदगी भर क्या करना है। क्या ऐसा होता है? और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये इस सच्चाई को बिल्कुल अनदेखा कर देती है कि मार्केट को आखिर चाहिए क्या, लोग किस चीज़ के लिए पैसा देंगे। तो सवाल उठता है, फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक स्टार्टअप की तरह सोचना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपने लक्ष्य पर तो डटे रहो, लेकिन उस तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ना, उनको लेकर फ्लेक्सिबल रहो। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबली परसिस्टेंट होना। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है फ्लिकर। आपको पता है, उन्होंने शुरुआत एक ऑनलाइन गेम से की थी, लेकिन फिर उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग उनके गेम से ज़्यादा उसमें जो एक छोटा सा फोटो शेयरिंग फीचर था ना, उसे पसंद कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी दिशा ही बदल दी। इसी को कहते हैं पिवट करना, और इसी एक पिवट ने उन्हें ज़बरदस्त सफलता दिलाई। और ऐसा ही एक और उदाहरण है शेरिल सैंडबर्ग का करियर। उनका करियर इस बात का पक्का सबूत है कि कामयाबी का कोई सीधा एक लाइन वाला रास्ता नहीं होता। आप देखिए, पहले वर्ल्ड बैंक, फिर अमेरिकी ट्रेजरी, फिर गूगल और फिर फेसबुक। ये कोई सीधी लकीर तो नहीं है, है ना? उनका रास्ता मौकों के हिसाब से मुड़ता गया, बदलता गया। तो ठीक है, अगर एक सख्त, लंबा चौड़ा प्लान काम नहीं करता, तो फिर विकल्प क्या है? इसका जवाब है ABZ प्लानिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो डिसिप्लिन भी है और साथ ही बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने वाला भी। बहुत सिंपल है। ये फ्रेमवर्क आपकी पूरी करियर स्ट्रैटेजी को बस 3 आसान हिस्सों में तोड़ देता है। प्लान A यानी वो जो आप अभी कर रहे हैं, प्लान B यानी आपका अगला दाव, आपका पिवट, और प्लान Z आपकी लाइफ बोट, आपका सेफ्टी नेट। तो सबसे पहले प्लान A, ये क्या है? ये आपकी मौजूदा नौकरी है, आपका मौजूदा रास्ता।
इसे ऐसे समझिए कि ये वो मैदान है जहां आप रोज छोटे छोटे बदलाव करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये आपका एक तरह से एक्टिव एक्सपेरिमेंट है। अब आता है प्लान बी। देखिए, प्लान बी कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है कि बस अचानक कुछ और करने लगे। नहीं, ये एक सोचा समझा बदलाव है, एक ऐसा पिवट जो आप नए मौकों या अपनी लर्निंग के आधार पर करते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप प्लान बी पर शिफ्ट हो जाते हैं तो वही आपका नया प्लान ए बन जाता है। और आखिर में है प्लान जेड, आपकी लाइफ बोट। ये बहुत जरूरी है। ये वो भरोसेमंद पक्का वाला प्लान है जो आपको प्लान ए और प्लान बी के साथ बड़े बड़े रिस्क लेने की हिम्मत देता है। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि अगर मान लीजिए सब कुछ डूब भी गया तो ये लाइफ बोट है ना जो आपको बचा लेगी। ओके, तो थियरी तो समझ आ गई। चलिए अब उन असली रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो इस एबीजी फ्रेमवर्क को सिर्फ एक आइडिया से हकीकत में बदलती हैं। एक मजबूत और फ्लेक्सिबल करियर बनाने के लिए ये 5 सिद्धांत एक टूलकिट की तरह काम करते हैं। पहला, सीखने को हमेशा सबसे ऊपर रखिए, शॉर्ट टर्म सैलरी से भी ज्यादा। दूसरा, सिर्फ सोचते मत रहिए, कुछ करके सीखिए, क्योंकि असली सबक वहीं से मिलते हैं। तीसरा, छोटे छोटे दाम लगाइए, ऐसे दाम जिन्हें अगर जरूरत पड़े तो पलटा जा सके। चौथा, हमेशा 2 कदम आगे का सोचिए। और पांचवा, ये बहुत जरूरी है, अपनी पहचान को कभी भी अपनी कंपनी या नौकरी से मत जोड़िए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पिवट करने का मतलब प्लान बी पर जाने का सही समय कब आता है। और मज़े की बात यह है कि अक्सर ये फैसला हम खुद नहीं लेते, हमारे आसपास हो रहे बड़े बड़े बदलाव ही हमसे ये फैसला करवाते हैं। इंटेल के को फाउंडर एंडी ग्रोव ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा टर्म दिया है, 10x फोर्स। ये कोई ऐसी 10 गुना बड़ी ताकत होती है, जैसे मान लीजिए कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई या फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बैठ गई। ये वो ताकत है जो आपको साफ साफ इशारा देती है कि भाई अब प्लान बी पर जाने का वक्त आ गया है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक बहुत ही जरूरी, एक फाइनल आइडिया के साथ जोड़ते हैं। याद रखिए, एक कामयाब करियर बिल्कुल एक कामयाब स्टार्टअप की तरह हमेशा परमानेंट बीटा में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी पूरा नहीं होता, ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है। असली लक्ष्य किसी प्लान को 100% पूरा करना नहीं है, असली लक्ष्य है लगातार सीखते रहना और बदलते रहना। और आखिर में शेरिल सैंडबर्ग की ये एक बात इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। वो कहती हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अनिश्चितता को अपनाना आपको रोकता नहीं, बल्कि आपके लिए अनगिनत नए दरवाजे खोल देता है। क्योंकि अगर आपके पास एक पक्का फिक्स्ड प्लान है तो आप सिर्फ आज के मौकों तक ही तो सीमित रह जाएंगे, है ना? क्या ऐसा लगता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी है? शायद नहीं। आज की दुनिया में आप कह सकते हैं कि सफलता का फॉर्मूला पूरी तरह बदल चुका है। चलिए समझते हैं कैसे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या अपने करियर की नाव को अकेले ही चला रहे हैं? क्या मन में यही लगता है कि सारी लड़ाई सिर्फ हमारी है और हमें ही लड़नी है? अगर जवाब हाँ है तो शायद कुछ बदलने का वक्त आ गया है। देखिए, आज की प्रोफेशनल दुनिया ना एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो हमेशा बीटा मोड में रहता है। मतलब इसमें लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, ये हमेशा बदलती रहती है। और इस लगातार बदलती दुनिया में अकेले दौड़ना जानते कैसा है? ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत तो बहुत होगी पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो आइए सबसे पहले उस एक कहानी की बात करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है, एक सेल्फ मेड हीरो की कहानी। सुनने में तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि आपका दिमाग या आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप अकेले खेल रहे हैं तो आप हमेशा एक टीम से हार जाएंगे। और यकीन मानिए, यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हमारी संस्कृति में अकेले दम पर सब कुछ हासिल करने वाले की कहानियां बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान लोग भी, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, वो भी अपने नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो फिर सफलता का असली मंत्र क्या है? ये मैं से नहीं बल्कि हम से बनता है। इसे हम IV कह सकते हैं, जहां आपकी व्यक्तिगत ताकत यानी I आपकी टीम यानी V की ताकत से मिलकर कई गुना बढ़ जाती है। अकेले आप स्मार्ट हो सकते हैं, पर साथ मिलकर आप अजेय हो जाते हैं।
चलिए अब इस नेटवर्किंग शब्द को ना एक नए नजरिए से देखते हैं। अब सिर्फ लेन देन वाले कनेक्शन बनाने का जमाना चला गया। अब समय है भरोसे पर आधारित रिश्ते बनाने का। पुरानी नेटवर्किंग का मतलब था मतलब के रिश्ते। सवाल होता था, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन आज जमाना है सच्चे रिश्ते बनाने का, जहां सवाल है हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। फर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की संख्या का नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई और भरोसे का है। तो सवाल उठता है कि ऐसे गहरे रिश्ते बनते कैसे हैं? बस 2 सुनहरे नियम हैं। पहला, दुनिया को दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, और दूसरा, हमेशा पहले ये सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ना कि वो आपकी। ठीक है, तो अब अपने नेटवर्क की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क में आखिर किस किस तरह के रिश्ते होते हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनल सहयोगी। ये वो 8 से 10 लोग होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिनसे सलाह ली जाती है और जिनके साथ मिलकर काम किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि हमारा सबसे करीबी दायरा है, हमारा इनर सर्कल। अब बात करते हैं कमजोर संबंधों की, मतलब वो लोग जिनसे हम कभी कभार ही मिलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि करियर में सबसे बड़े मौके और नई जानकारी अक्सर इन्हीं लोगों से मिलती हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बाहर की खबरें लाते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। एक बहुत मशहूर स्टडी से पता चला कि 55% लोगों को उनकी नई नौकरी उन लोगों से मिली जिनसे वे सिर्फ कभी कभार मिलते थे। सोचिए, सबसे बड़े मौके वहां से आए जहां उम्मीद सबसे कम थी। यही है कमजोर संबंधों की असली ताकत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बेहतरीन नेटवर्क में दोनों तरह के रिश्ते होने चाहिए। भरोसे के लिए मजबूत रिश्ते और नए आइडियाज और मौकों के लिए कमजोर रिश्ते। ब्रॉडवे म्यूजिकल्स पर हुई एक स्टडी ने भी बिल्कुल यही बात साबित की थी। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा नेटवर्क जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसमें दोस्तों के दोस्त यानी सेकंड डिग्री कनेक्शंस और उनके भी दोस्त यानी थर्ड डिग्री कनेक्शंस सब शामिल हैं। और जब जान पहचान कराने की बात आती है तो 3 एक जादुई नंबर है। 3 डिग्री तक के कनेक्शन में ना भरोसा आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसके बाद परिचय की वो गर्माहट कम होने लगती है और वो सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। अच्छा, अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाए, इसकी एक एक्शन प्लान देखते हैं। एक सीधी सी सच्चाई है जिसे हमें याद रखना चाहिए, एक लंच दर्जनों ईमेल के बराबर होता है, क्योंकि असली कनेक्शंस स्क्रीन पर नहीं बनते, वो आमने सामने की बातचीत से ही बनते हैं। तो सवाल है कि लोगों से जुड़े कैसे रहें। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक विनम्र फॉलोअप ईमेल भेज सकते हैं, कोई दिलचस्प आर्टिकल शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी पुराने दोस्त से संपर्क टूट गया है तो झिझकिए मत, आप ही पहल कीजिए। कभी कभी सबसे अच्छे नए कनेक्शन हमारे पुराने रिश्तों में ही छिपे होते हैं। और अब एक सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी, अपने नेटवर्क के लिए पहले से ही समय और पैसा तय कर दें। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बहुत बहुत कारगर है। सोचिए एक इंटरेस्टिंग पीपल फंड के बारे में। स्टीव गैरेटी और पॉल सिंह जैसे लोगों ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बाकायदा एक बजट बनाया, क्योंकि जिस चीज में हम निवेश करते हैं हम उसे गंभीरता से लेते हैं, है ना? तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए, इस महीने अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में वो सबसे कीमती निवेश क्या हो सकता है जिसे हम कर सकते हैं? सिर्फ सोचिए नहीं, उसे कर दिखाइए। किसी भी सफलता की शुरुआत होती है एक अवसर से। सोचिए, यह अवसर क्रिकेट की एक बेहतरीन गेंद की तरह है। शॉट तो आपको ही मारना है, रन भी आपको ही बनाने हैं, लेकिन उस एक गेंद के बिना ना चौका लगेगा ना छक्का। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा करियर एक सीधी लाइन में धीरे धीरे ऊपर जाएगा, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। सच तो ये है कि हमारा प्रोफेशनल जीवन कुछ बड़े मौकों से तय होता है, जो किसी के भी करियर को एक स्टार्टअप की ग्रोथ की तरह रॉकेट की स्पीड से आगे ले जाते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए जॉर्ज क्लूनी की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। आज तो वो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन स्टार बनने से पहले उनका सफ़र बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था, और यही संघर्ष उनके सबसे बड़े मौके की नींव रख रहा था। हुआ ये कि क्लूनी को ईआर की स्क्रिप्ट मिली
और उन्हें पढ़ते ही समझ आ गया कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को फोन मिला दिया। वो जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से बेहतरीन लोग जुड़े हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और बस यही वो एक मौका था। रोल मिलने के बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुझे रोल नहीं, मुझे एक करियर मिला है। उस शो की कामयाबी ने क्लूनी को एक स्ट्रगलिंग एक्टर से सीधा हॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। इससे पता चलता है कि एक सही मौका करियर की पूरी दिशा बदल सकता है। तो सवाल ये है कि हम क्लूनी की कहानी से क्या सीख सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हम भी अपने लिए ऐसे मौके बना सकते हैं। चलिए उन 3 मेन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जिनसे ऐसे बड़े अवसर ढूंढे और बनाए जा सकते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है खुद को ऐसी सिचुएशन में लाना जहां किस्मत हमारा साथ दे सके। मतलब सिर्फ लक के भरोसे बैठना नहीं, बल्कि एक्टिव होके ऐसा माहौल बनाना जहां अच्छी मौके सामने आए। इसके लिए एक शब्द है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है अचानक से अच्छी किस्मत का मिलना। लेकिन ये सिर्फ अंधी किस्मत नहीं है। इसका असली मतलब है अपने आसपास के मौकों को लेकर अलर्ट रहना और सबसे जरूरी उन पर एक्शन लेना। और ये बात बिल्कुल सही है, बिस्तर पे पड़े पड़े किसी को कोई बड़ा मौका नहीं मिलता। किस्मत बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, दुनिया से जुड़ना पड़ता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है जॉन डिऑगस्टिनो की कहानी। एक डिनर पर उनकी मुलाकात NMYMX के चेयरमैन से हुई। बस एक मुलाकात, लेकिन उन्होंने उस मुलाकात को जाने नहीं दिया। उन्होंने हफ्तों तक 1 दर्जन से ज्यादा फॉलोअप कॉल्स की और आखिरकार उन्हें नौकरी मिल गई। तो पहली सीख साफ है, मौके पाने के लिए मैदान में उतरना ही होगा। तो अपनी किस्मत बनाने की बात तो हो गई। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है। असल में सारे अवसर लोगों से ही आते हैं। ये बात गांठ बांधने जैसी है। अगर कोई अवसर की तलाश में है तो असल में वो किसी इंसान की तलाश में है। कोई कंपनी नौकरी नहीं देती, उस कंपनी में बैठे लोग नौकरी देते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि एक पावरफुल नेटवर्क बनता कैसे है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेपाल माफिया। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बेहतरीन लोग हों, जिनके बीच भरोसा हो, जो एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हों, वो हमेशा नए अवसर पैदा करता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया आइडिया है। सदियों पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही किया था। उन्होंने अपने समय के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को एक साथ लाकर ऐसे नेटवर्क्स बनाए जिनसे दुनिया बदलने वाले विचार पैदा हुए। तो दूसरी सीख है, सही लोगों से जुड़ना ही अवसर पैदा करने का सबसे पक्का तरीका है। चलिए अब अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी पर आते हैं। ये उन हालातों के लिए है जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो, जब कोई मौका दरवाजे पर दस्तक न दे रहा हो। आइए एयरबीएनबी की कहानी से समझते हैं। एक समय था जब उनके फाउंडर्स के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। सारे क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट हो चुके थे और कंपनी डूबने के कगार पर थी। तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली? नहीं, उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के थीम पर अनाज के डिब्बे बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और इस अजीब से आइडिया से उन्होंने कमाए $20,000। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर यही वो रकम थी जिसने उनकी कंपनी को डूबने से बचा लिया और इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा। एक और ऐसी ही कहानी पेंडोरा की है। ये एक ऑनलाइन रेडियो कंपनी थी जो एक कानूनी बदलाव की वजह से रातों रात बंद होने वाली थी। हालत इतनी खराब थी कि फाउंडर ने कहा, हमने कंपनी बंद करने का मन बना लिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने यूजर्स यानी सुनने वालों की एक फौज खड़ी कर दी। लाखों ईमेल्स और फोन कॉल्स के जरिए एक विशाल अभियान चलाया और आखिरकार अपनी कंपनी को बचा लिया। तो आखिरी सीख ये है कि कभी-कभी सबसे बड़े अवसर सबसे बड़ी मुश्किलों से ही निकलते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, कोई भी फैसला लेना शॉर्ट टर्म में शायद बाकी मौकों को बंद कर देता है, लेकिन लंबे समय में यही फैसला नए और बेहतर अवसरों के दरवाजे खोलता है। तो इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? ये रहे 4 सिंपल स्टेप्स। थोड़ा समय कुछ नया खोजने के लिए निकालें। अपने नेटवर्क में उन लोगों को पहचानें जो सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं। अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप शुरू करें और भविष्य के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, बड़े मौके कभी आसान नहीं होते, वो हमारे शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते। तो असली सवाल ये है, अगर अभी नहीं तो फिर कब? करियर में जोखिम या रिस्क, ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में
खतरे की घंटी बजती है। हम सोचते हैं कि इससे बचना ही बेहतर है। पर क्या हो अगर यही जोखिम, यही रिस्क किसी के करियर की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद शेयर बाजार में पैसा डूबना या बिना हेलमेट के बाइक चलाना, है ना? देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा दिमाग खतरों से बचने के लिए ही तो बना है। लेकिन आज हम इस पूरी सोच को पलट कर देखने वाले हैं। जहां हमें खतरा दिखाई देता है वहां असल में एक मौका छिपा हो सकता है। जहां नुकसान दिखता है वहां फायदा हो सकता है। और जिसे हम असफलता समझते हैं वो तो शायद कामयाबी की पहली सीढ़ी हो। मतलब साफ है, अगर सही नजरिए से देखें तो रिस्क एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि रिस्क दुश्मन है या दोस्त। फिर बात करेंगे एक इंटेलिजेंट रिस्क टूलकिट की। इसके बाद देखेंगे कि लीक से हटकर सोचने का क्या फायदा है। फिर आएगा अस्थिरता का एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास। और आखिर में सबसे जरूरी कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो रिस्क है ये हमारा दुश्मन है या फिर एक दोस्त? सच तो ये है कि करियर में जो बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं ना, वो अक्सर सोचे समझे जोखिम उठाने से ही मिलती हैं। अच्छा, तो ये करियर रिस्क होता क्या है? सीधी सी भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी फैसले के बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं और उन बुरे नतीजों के होने की संभावना कितनी है। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज में सफर करना। इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए हम उसे उतना बड़ा रिस्क नहीं मानते। नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में जो रिस्क ले रहे हैं उससे आपको सच में दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो वो कोई खास स्ट्रैटेजी है ही नहीं। क्या बात है! मतलब साफ है, बड़े मौकों के साथ हमेशा बड़ा और सोचा समझा रिस्क जुड़ा होता है। अगर कोई रिस्क ही महसूस ना हो तो शायद वो मौका उतना बड़ा है ही नहीं जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने करियर के रिस्क्स को एनालाइज कैसे करें? मतलब उनका आकलन कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल से सिद्धांत हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग बना कैसे है। हम इंसानों में एक नेगेटिविटी बायस होता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग खतरों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है। इसी वजह से हम स्वाभाविक रूप से रिस्क को बढ़ा चढ़ाकर और मौके को कम करके आंकते हैं। और जानते हैं, इस बात को सिर्फ मान लेना ही इसे दूर करने का पहला कदम है। तो जब भी कोई रिस्क सामने आए तो सबसे पहले खुद से ये पूछना चाहिए, अगर सबसे बुरा हुआ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, तो क्या उसे झेला जा सकता है? अगर जवाब है कि नहीं, ये करियर खत्म कर देगा या इज्जत पर दाग लगा देगा, तो भाई उस रिस्क से दूरी रहना चाहिए। लेकिन अगर सबसे बुरी स्थिति सिर्फ ये है कि थोड़ा समय या पैसा बर्बाद होगा, तो शायद ये रिस्क लेने लायक है। दूसरा सवाल जो पूछना है, क्या इस फैसले को पलटा जा सकता है? क्या कोई यू टर्न का रास्ता है? जैसे माइकल डेल का किस्सा लीजिए। जब उन्होंने डेल कंप्यूटर्स शुरू किया तो उन्होंने कॉलेज छोड़ा नहीं था, बल्कि कॉलेज से ऑफिशियली छुट्टी ली थी। सोचा कि अगर कंपनी नहीं चली तो वापस जाकर पढ़ाई पूरी कर लेंगे। मतलब उन्होंने अपने फैसले को पलटने का एक रास्ता खुला रखा था। तो ये है माइकल डेल की स्मार्ट रिस्क स्ट्रैटेजी। पहले अपने आइडिया पर काम करो, फिर उसमें जो रिस्क है उसे पहचानो, फिर एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे वापस आ सको, और फिर एक सेफ्टी नेट के साथ आगे बढ़ो। ये तरीका हमें सिखाता है कि कैसे बड़े से बड़े रिस्क को भी एक सुरक्षा कवच के साथ लिया जा सकता है, ताकि अगर हम फेल भी हो जाएं तो उसका असर कम से कम हो। और एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अक्सर अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को रिस्क समझ लेते हैं। देखिए, अनिश्चितता का मतलब है कि हमें नतीजा नहीं पता, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि नतीजा बुरा ही होगा, है ना? याद रखिए, जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर सबसे ज्यादा अनिश्चितता से ही भरे होते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दूसरों की रिस्क को लेकर जो गलतफहमी है उसका फायदा उठाया जा सकता है। सोचिए, जब बाकी सब लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा रिस्की मानकर पीछे हट रहे हों, बस वहीं पर एक सुनहरा मौका पैदा होता है। वॉरेन बफे का ये मशहूर कोट तो सबने सुना ही होगा, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये सोच सिर्फ शेयर बाजार पर नहीं, करियर पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। जब सब एक तरफ भाग रहे हों तो शायद रुककर दूसरी तरफ देखने का वक्त है।
तो ऐसे कौन से मौके हो सकते हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? जैसे ऐसी नौकरियां जहां सैलरी भले ही कम हो पर सीखने को बहुत कुछ मिल रहा हो, या फिर पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट वाले काम जिन्हें लोग स्टेबल नहीं मानते, या फिर किसी ऐसे इंसान को काम पर रखना जिसके पास अनुभव कम हो पर जो सीखने के लिए बहुत तेज हो। ये वो जगह है जहां माना हुआ खतरा असली खतरे से कहीं ज्यादा होता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उल्टे लगने वाले आइडिया पे। इसे कहते हैं अस्थिरता का महान विरोधाभास। आइडिया ये है कि हर तरह के रिस्क से बचने की कोशिश असल में लंबे समय में हमें और भी ज्यादा कमजोर बना देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर यह सच है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक सरकारी कर्मचारी है और दूसरी तरफ एक रियल एस्टेट एजेंट। सरकारी कर्मचारी की सैलरी फिक्स है, सब कुछ स्टेबल लगता है। लेकिन सोचिए अगर अचानक उसकी नौकरी चली जाए तो उसे शायद समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है। वहीं एक रियल एस्टेट एजेंट, वो तो रोज उतार चढ़ाव का सामना करता है। उसकी जिंदगी में अस्थिरता है, इसीलिए वो किसी भी बड़े झटके के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार होता है। ये चार्ट इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो करियर शॉर्ट टर्म में बहुत स्थिर लगता है, उसमें लॉन्ग टर्म में एक बड़ा खतरा छिपा हो सकता है, और जिस करियर में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, वही असल में लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। इसे समझने का एक और बढ़िया तरीका है। इसे एक फ्लू के टीके की तरह सोचिए। टीके में वायरस की थोड़ी सी मात्रा होती है जो हमारे शरीर को बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती है ना? बिल्कुल वैसे ही करियर में लिए गए छोटे छोटे कंट्रोल्ड रिस्क हमें बड़े फाइनेंशियल या प्रोफेशनल झटकों से बचाकर और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि इन सभी आइडियाज़ को अपनी जिंदगी में, अपने करियर में लागू कैसे करें। चलिए अब सीधे एक्शन की बात करते हैं। और शुरुआत आज से ही की जा सकती है। अगले एक दिन के अंदर अपने अभी के प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए और उनके असली रिस्क लेवल को फिर से जांचिए। अगले एक हफ्ते में कोई एक ऐसा छोटा सा एक्सेप्टेबल रिस्क पहचानिए और लीजिए जिससे दूसरे लोग आमतौर पर बचते हैं। और अगले एक महीने में एक प्लान बनाइए कि कैसे अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में थोड़ी और हेल्दी शॉर्ट टर्म अस्थिरता लाई जाए। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप रिस्क नहीं ढूंढेंगे तो रिस्क आपको ढूंढ लेगा। आज की इस बदलती दुनिया में रिस्क से बचना नामुमकिन है। अगर कोई सोच समझकर अपनी शर्तों पर रिस्क नहीं लेता तो एक दिन कोई अनजाना अनचाहा रिस्क उसे आकर पकड़ ही लेगा, और तब वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना है या नहीं, सवाल ये है कि इसे अपनी शर्तों पर स्मार्ट तरीके से कैसे लिया जाए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। देखिए, प्रोफेशनल दुनिया में अगर जीतना है तो इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी ही सब कुछ है, पर हमें इसे देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि बात सिर्फ इसकी नहीं है कि क्या पता है, बल्कि इसकी है कि किसे पता है। बिल गेट्स की यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। जानकारी को मैनेज करना यह हमेशा से ही कामयाबी की चाबी रहा है। लेकिन आज की इस तेज तरार दुनिया में जानकारी का मतलब सिर्फ किताबें या गूगल नहीं रह गया है। इसका एक और भी पावरफुल और पर्सनल रूप है जो लोगों के तजुर्बों से मिलता है। सोचिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? वो हमें फैक्ट्स रटना सिखाता है, मानो हम किसी एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में तो हर दिन एक नया एग्जाम है और हर चीज पहले से रटकर नहीं रखी जा सकती। तो असली स्किल रटना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही जानकारी तक पहुंचना है। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो इस प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे अपने नेटवर्क को कामयाबी के लिए एक जबरदस्त टूल में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ज्ञान के विरोधाभास की। हमें लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा कर लेने से हम सफल हो जाएंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखते हैं कि असल दुनिया इस सोच को कैसे तोड़ती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है एक नई तरह की इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, अगर आपका नेटवर्क एक जीपीएस की तरह काम करे, जो मुश्किल प्रोफेशनल रास्तों पर आपको सही दिशा दिखाए, वो बताए कि कब मुड़ना है, कहां खतरा है और मंजिल तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता कौन सा है। और इसी चीज को कहते हैं नेटवर्क इंटेलिजेंस। ये वो जानकारी है जो किताबों या इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलती। ये लोगों से, उनके अनुभवों से मिलती है। ये प्रैक्टिकल होती है और सही समय पर मिलती है। अच्छा, तो एक नेटवर्क बेहतर सोर्स क्यों है?
इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, लोग आपको वो बातें बताते हैं जो कहीं छपी नहीं होती, अंदर की खबर, पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा, वो सलाह आपकी सिचुएशन और आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर देते हैं। और तीसरा, आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में वो आपके लिए फ़िल्टर का काम करते हैं, ये बताने में कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है शेरिल सैंडबर्ग। जब लैरी समर्स ने उन्हें एक मुश्किल रिसर्च का काम सौंपा तो उन्होंने लाइब्रेरियों में घंटों बर्बाद नहीं किए। उन्होंने सीधा उस टॉपिक के एक्सपर्ट रिचर्ड पाइप्स को फ़ोन लगाया और बस 1 घंटे में सारी ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। यही तो है नेटवर्क इंटेलिजेंस की असली ताकत। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि नेटवर्क इंटेलिजेंस क्या है। तो अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। अपने नेटवर्क के लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की तरह मत देखिए। सोचिए कि वो आपके ह्यूमन सेंसर्स हैं जो आपके लिए दुनिया भर से जानकारी जमा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सेंसर्स आपको आने वाले बड़े प्रोफेशनल तूफानों से यानी करियर की सुनामी से पहले से आगाह कैसे कर सकते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक असली सुनामी वार्निंग सिस्टम का उदाहरण लेते हैं। देखिए, सुनामी वार्निंग सिस्टम में क्या होता है। समुद्र में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो पानी के लेवल में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को पकड़ते हैं। कोई भी एक सेंसर अकेले सुनामी का पता नहीं लगा सकता। फिर इन सारे सेंसर से मिला डेटा एक सेंट्रल हब में भेजा जाता है। वहां साइंटिस्ट इन सब अलग अलग रीडिंग्स को एक साथ रखकर कंपेयर करके एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं कि सुनामी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो कितनी बड़ी होगी और किस तरफ जाएगी। बिल्कुल, यही चीज़ आपके नेटवर्क पर भी लागू होती है। आपके नेटवर्क का हर इंसान एक सेंसर की तरह है। कोई इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है, कोई जॉब के नए मौकों के बारे में, तो कोई आने वाले खतरों से आगाह कर रहा है। जब इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर एक पूरी और साफ तस्वीर सामने आती है। तो हमारे पास ये ह्यूमन सेंसर्स तो हैं, पर उनसे सबसे अच्छी जानकारी निकालें कैसे? यहीं पर हमारा चौथा सेक्शन काम आता है, बेहतर सवाल पूछना। क्योंकि सही जवाब पाने की पहली शर्त है सही सवाल पूछना। जानकारी हासिल करने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है ब्रॉडकास्ट, मतलब एक आम सवाल अपने पूरे नेटवर्क से पूछना, जैसे लिंक्डइन पर कोई पोल डाल दिया। और दूसरा है टारगेटेड, यानी किसी खास विषय पर कुछ चुने हुए लोगों से ही बात करना। तो सवाल यह है कि पूछें किससे। इसके लिए 3 तरह के लोग सबसे सही होते हैं। पहले, डोमेन एक्सपर्ट्स, जो उस फील्ड के माहिर हैं। दूसरे, वो लोग जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, जैसे आपके दोस्त, जो ये समझते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है। और तीसरे, कुछ बहुत ही स्मार्ट लोग, जो शायद उस फील्ड के ना हों, लेकिन एक बिल्कुल नया, फ्रेश नजरिया दे सकते हैं। और हाँ, सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है। इसे पूछताछ जैसा ना बनाएं, बल्कि एक बातचीत की तरह देखें। बड़े सवाल भी पूछें और छोटे, स्पेसिफिक सवाल भी। एक ही सवाल को घुमा फिराकर अलग अलग तरीकों से पूछें। और सबसे जरूरी, ध्यान से सुनें। जब कोई रिस्की या मुश्किल जैसे शब्द इस्तेमाल करे तो वहीं रुकें और पूछें कि उनका असल में क्या मतलब है। असली सोना अक्सर इन्हीं गहराइयों में छिपा होता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। नेटवर्क से सारी जानकारी तो जमा हो गई, लेकिन अब इस डेटा के ढेर को एक मजबूत फैसले में कैसे बदला जाए, आइए देखते हैं। इसके लिए कैथरीन मार्कवेल की कहानी से बेहतर क्या हो सकता है। वो फाइनेंस में काम करती थीं, पर कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसका कोई मतलब हो। वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जाना चाहती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि वहां उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। कैथरीन ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें तरह तरह की सलाह मिली, कुछ तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थीं। इसी बीच उन्हें टिम ड्रेपर नाम के एक फाउंडर से मिलने का मौका मिला, और साथ ही उनके बारे में काफ़ी ज़रूरी जानकारी भी मिली। कैथरीन खुद बताती हैं कि उन्हें ऑनलाइन वो गहराई नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने बहुत से लोगों को फ़ोन और ईमेल करके एक ही सवाल बार बार पूछा, ताकि उन्हें हर एंगल से जवाब मिल सके। उनकी कामयाबी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, कई सेंसर से जानकारी इकट्ठा करो। दूसरा, हर सोर्स का अपने हिसाब से विश्लेषण करो, ये समझो कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। और तीसरा, इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाओ और फिर अपना फैसला लो। यही है सिंथेसिस की कला। तो आज की बातचीत का निचोड़ यही है, हमारा नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक लाइव इंटेलिजेंस सिस्टम है जो लगातार सिग्नल भेज रहा है। सवाल बस इतना सा है कि हम उन सिग्नलों को सुन रहे हैं।